क्या उत्तराखंड विधानसभा में लेफ्ट की दस्तक होने वाली है? क्या बद्रीनाथ में अतुल सती बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनौती देंगे? क्या कांग्रेस पीछे खड़ी होकर वाम दलों को आगे से लड़ाई लड़ने का बद्रीनाथ में मौका देगी? क्या जोशीमठ में अतुल सती ने जिस तरह प्रभावितों की लड़ाई लड़ी, अब कांग्रेस और वाम दल मिलकर इस लड़ाई को विधानसभा तक लेकर जाएंगे? गणेश गोदियाल किस तरह से गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनौती बने हैं और बिहार में वाम दल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर किस तरह एनडीए यानी बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं? इन तमाम सवालों पर हमने बातचीत की है इंद्रेश मैखुरी से। इंद्रेश मैखुरी भाकपा माले के उत्तराखंड के राज्य सचिव हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं और आप जानते हैं हर मसले पर वो एक्टिविस्ट के नाते अपनी मुखरता से आवाज रखते रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, द न्यू चड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। मैखुरी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैखुरी जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, 2022 में कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि आजकल पाला बदल का खेल चल रहा था और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हर राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। इसी कड़ी में राजेंद्र भंडारी जो लगातार कहते थे कि जिनको बिकना होता है, जिनकी मोटी बोली लगती है, उन वो विधायकी छोड़ करके जाते हैं, लेकिन फिर वो भी बिना कपड़े बदले ही एक दिन पहले वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे और वो अगले दिन ही जब पता चला कि 24 घंटे बीते नहीं और वो बीजेपी हेडक्वार्टर में भगवा पटका पहने नजर आए। लेकिन जो सीपीआई एमएल का क्लेम है, जो आपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को पत्र भी लिखा है, क्या आधार क्या है? क्योंकि देखिए वो सीट तो कांग्रेस ने जीती थी, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला होता है। फिर वाम दलों को, खासतौर पे सीपीआई-एमएल को क्यों लगता है कि वहां पर अतुल सती के नाम पर विचार होना चाहिए और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को वहां उपचुनाव लड़ना चाहिए और वो टिकट आप लोगों को, वो सीट आप लोगों को मिलनी चाहिए? जी देखिए पवन जी, ऐसा है कि ये तो सही बात है कि वो चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस जीती और आज के दिन पर कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक हैं वो पाला बदल करके भाजपा में चले गए। और आज की तारीख में जैसी परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, तो एक तरह से राजेंद्र भंडारी उस पूरे दौर में बढ़ चढ़ करके जोशीमठ के सवाल पर भी बोल रहे थे। तमाम लोगों ने जोशीमठ के सवाल पर बोला और उस पूरी लड़ाई के साथ विश्वासघात करके उन्होंने पाला बदला। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करके उन्होंने पाला बदला। तो इसके बीच में हमारा ये कहना है कि अतुल सती चूंकि संघर्षों का एक चेहरा है, आंदोलनों का चेहरा है और एक आदमी जिसने जोशीमठ की पूरी लड़ाई को न केवल इस राज्य तक वो ले गए, देश से परिचित उस लड़ाई का कराया और दुनिया के पैमाने पर भी वो लड़ाई गई। तो आज के दिन पर दल बदल के खिलाफ, जनता के साथ विश्वासघात के खिलाफ यदि कोई सबसे विश्वसनीय चेहरा है, यदि कोई सबसे प्रतिनिधि चेहरा हो सकता है, तो वो पिछले 30 वर्षों में लगातार जनता के आंदोलनों, संघर्षों का नेतृत्व करने वाले कॉमरेड अतुल सती हो सकते हैं। इसी नाते हमने ये तमाम जो कांग्रेस के नेतागण हैं, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिखा। गणेश गोदियाल जी जिन्होंने इस गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, उनको भी मैंने पत्र भेजा। हालांकि मैं तो चाहता था व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से मुलाकात करके अपनी बात उनके सामने रखी जाए, लेकिन चूंकि मैं अभी पटना में हूँ, चुनाव प्रचार के सिलसिले में यहाँ आया हूँ और लंबे अरसे तक अभी महीना भर यहीं रहने वाला हूँ, तो इस वजह से व्यक्तिगत मुलाकात तो संभव नहीं हो पाई। इसके अलावा अपने वामपंथी साथियों को भी, सीपीआई के नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं कॉमरेड समर भंडारी जी और सीपीआईएम के राज्य सचिव हैं कॉमरेड राजेंद्र सिंह नेगी जी, उनको भी मैंने पत्र भेज करके कहा कि हमको मिल करके सामूहिक रूप से एक तरह से विश्वासघात के खिलाफ ये जो जन आंदोलनों का विश्वसनीय चेहरा है, इस चेहरे को आगे रख करके इस चुनाव को लड़ना चाहिए और यही इस दल बदल की राजनीति का, इस विश्वासघात की राजनीति का, जनता के बहुमत से विश्वासघात करने की राजनीति का मुंहतोड़ जवाब हो सकता है। इसी नाते ये हमारा क्लेम। इंद्रेश जी, आप चूंकि पटना में है और हमें वो समय याद है जब नीतीश कुमार ने पाला बदल कर लिया था, तब
तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायकों को, जो उनके समर्थक कुछ और विधायक थे, उनको अपने आवास पे इकट्ठा किया हुआ था। कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद लेके चली गई थी। तब वहां से सीपीआई एमएल के विधायकों का, नेताओं का रिएक्शन आया था, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप लोग कहीं छिप नहीं रहे हैं, आप लोग को खतरा नहीं है। तो ये सही बात है कि लेफ्ट के विधायकों ने कहा कि हम अपनी विचारधारा पर अडिग हैं, हमें हैदराबाद जाने की या किसी आवास में छिपने की जरूरत, हम खुले जनता के बीच रहते हैं। तो आज आप उसी पटना की भूमि पर हैं। उस पर मैं एक दो सवाल आपसे लूंगा, बिहार के हालात पे भी, उत्तराखंड के लोग भी, बाकी जो दर्शक हमारे तमाम लोग, वो भी जानना चाहेंगे कि बिहार में किस तरह की भीषण लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की चल रही, क्योंकि वहां सीपीआई-एमएल एक बहुत मजबूत फोर्स है और लगातार वो अपनी ताकत बढ़ाती भी जा रही है। लेकिन अभी हम उत्तराखंड पे ही रहेंगे। ये सही बात है कि अतुल सती जिस तरह से, जो जोशीमठ में भूदसाव की त्रासदी आई थी और सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, शुरू में थोड़ा उसके प्रति नजरअंदाजी का रुख रखे हुए थे। वो समझ रहे थे कि बहुत छोटी मोटी समस्या है, लेकिन जिस तरह से अतुल सती ने लोगों को लेकर के प्रोटेस्ट किया और उन्होंने मुखरता से इस चीज को उठाया, उसके बाद ये समस्या भारत में ही नहीं पूरी दुनिया तक भी गई। किस तरह से हम जो हिमालयी क्षेत्र है उसको लेकर के असंवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन इंद्रेश मैकुरी जी, राजनीति का जो कठोर धरातल है, वहां पर गिव एंड टेक होता है। आज बिहार में आप एक मजबूत फोर्स हैं, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा भरोसा आज वहां पे वामपंथी दलों पर है, क्योंकि उनकी जमीन वहां मजबूत हो रही है। लेकिन उत्तराखंड में वामपंथी दलों की वो मजबूत जमीन नहीं है। ये अलग बात है कि अब लगातार साल में 365 दिन आप सड़क पर, मोर्चे पर, संघर्ष में होते हैं। जोशीमठ पे तो हमने खासतौर पर अतुल सती को भी देखा, समर भंडारी जी का भी आपने जिक्र किया, बाकी लोगों का भी। लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो यहाँ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में होती है। कल को जब आप कांग्रेस से कहेंगे साहब हमने लोकसभा चुनाव में पूरी दमखम से आपकी मदद की है, खासतौर पर गढ़वाल में, जोशीमठ वाले क्षेत्र में तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आप लोगों ने आंसू निकाल दिए, उनको फपक फपक के रोना पड़ा था, क्योंकि वहां जिस तरह से अतुल सती ने घर घर जाकर के आप लोगों ने काम किया गणेश गोदियाल के लिए, सही बात है। लेकिन क्या कांग्रेस 2002 से लेकर के आज तक लगातार जिस सीट पर कभी बीजेपी से हारती है कभी जीतती रही है, वो कैसे एक आप लोगों के इस क्लेम को कंसीडर कर लेगी? क्योंकि 70 विधानसभा क्षेत्र है, बहुत छोटी पॉलिटिकल जमीन है उत्तराखंड में, वो अपनी रोटी का एक टुकड़ा आपको उठा करके क्यों दे देगी? देखिए, ये तो ठीक बात है कि 2002 से आज तक यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप सोचिए कि राजनीति एकदम बदल गई है। आज की तारीख में अगर ये गठबंधन बना है तो ये गठबंधन इस देश की ठोस वास्तविक धरातल को, ठोस राजनीतिक परिस्थितियों को देखते ही बना है। और इसीलिए हम सारे लोग इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में साझेदार हुए हैं। तो उसी की लड़ाई में हिस्सेदार होने के नाते, उसी लड़ाई में साझेदार होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए, इस बात को समझा जाना चाहिए कि यहाँ सामूहिक लड़ाइयों की ज़रूरत है, सामूहिक संघर्षों की ज़रूरत है। और उन सामूहिक संघर्षों का नेतृत्व करने वाले, सामूहिक लड़ाइयों का नेतृत्व करने वाले विश्वसनीय चेहरों की दरकार है। और उस पूरे इलाके में कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि जिस तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की बात आज हो रही है, पिछले 20 वर्ष से अतुल सती और हम तमाम लोग, सीपीआई-एमएल के लोग, लगातार उस परियोजना के खतरों की तरफ आगाह करते रहे हैं और 20 साल बाद वो खतरा वास्तविक बनकर के उभरा है। तो ये कंसिस्टेंट एक लड़ाई है। जोशीमठ का जो अभी का तात्कालिक सवाल है, जो पिछले 1 साल में बना है, उसको लेकर के भी उससे पहले 1 साल से निरंतर, लगातार, बहुत कंसिस्टेंटली अतुल सती लड़ते रहे हैं। उससे पहले वहां एक राजीव गांधी अभिनव विद्यालय बंद होने का मसला था। कई महीनों तक लगातार आंदोलन करते रहे, बल्कि मुख्यमंत्री का वहां दौरा हुआ तो अतुल सती को उनके घर में नजरबंद कर लिया गया, कैद कर लिया गया। हम लोग, मैं भी उस दिन वहीं था, तो मैं भी उनके साथ उनके घर में बंद कर दिया गया। पुलिस ने कह दिया कि घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो लगातार जो ये जन आंदोलनों की एक विश्वसनीयता है, ऐसे विश्वसनीय चेहरे की, ऐसे कंसिस्टेंट चेहरे की जो वैचारिक रूप से भी मजबूत धरातल पर खड़ा हो, ये जरूरत प्रदेश की भी है, ये जरूरत उस बद्रीनाथ विधानसभा सीट की भी है। इस नाते इस गठबंधन के भीतर हमको ये बात कंसिडर करनी चाहिए, वरना तो पुराने दौर की राजनीति होती तो ये बात ही ना होती, ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि आप इनको कंसिडर करिए। वो अपना चुनाव लड़ रहे होते, हम अपना चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन राजनीति आज एक दूसरी जगह पहुंच गई है, इसलिए ये बात हम आज कह रहे हैं।
इंद्रेश मैकुरी जी, क्या जो अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं चीज आपसे समझना चाहूं तो ये ठीक बात है कि आप सीपीआई एमएल के पदाधिकारी भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब जो मेरा तजुर्बा रहा है आपसे, जब भी मेरा साबका रहा है, बहुत ही ईमानदारी और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। क्या जो ये बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जोशीमठ भू दसावी की जो त्रासदी थी, उसके जो प्रभावित थे, क्या ये इतनी आबादी है कि जब यहाँ उपचुनाव होगा तो ये जो वोटर हैं ये बड़ा निर्णायक भूमिका में रहेंगे? और इस नजरिए से अतुल सती को चेहरा अगर इंडिया गठबंधन का सामने रखा जाता है तो उसका मुकाबला करना बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगा। और निश्चित ही ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे तो निश्चित रूप में ये सवाल, ये मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। और तब इस विधानसभा क्षेत्र में इस मुद्दे के सबसे प्रतिनिधि चेहरे के पीछे जनता की व्यापक गोलबंदी भी हो सकती है। इसीलिए सामूहिक रूप से लड़ने की बात है, इसीलिए मिलजुल करके लड़ने की बात है, ताकि इस मुद्दे के इर्द गिर्द चीजों को केंद्रित किया जा सके। इस मुद्दे के साथ खड़े और इस मुद्दे के साथ विश्वासघात करने वालों के बीच में ये फर्क साफ साफ जनता के बीच में किया जा सके। और अतुल सती जी ने इस बीच में न केवल इस मुद्दे पर, बल्कि मैंने पहले भी कहा, हेलंग के सवाल को भी, हेलंग में जब महिलाओं से घास छीनी गई उस सवाल को भी पूरे देश का मसला, पूरे राज्य का मसला बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जोशीमठ के सवाल पर जो वहां सबसे कमजोर लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो एकदम हाशिए के लोग हैं, दलित लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, उन सबको गोलबंद करने का काम, और उनकी गोलबंद काम अतुल सती जी ने किया। और उनकी गोलबंदी निरंतर सड़क पर भी दिखाई दी, वो चुनाव अभियान में भी दिखाई दी, वो बाकी समय में भी दिखाई दी। तो ये जनता का एक आधार भी उनके पीछे है, जनता की ये गोलबंदी भी उनके पीछे है, ये भी एक फैक्ट। मैकुरी जी, लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि जब वहां पे अतुल सती लोगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो महेंद्र भट्ट का जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि वहां कुछ माओवादी ताकतें हैं, वो चीन के इशारे पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। कल को अगर वामपंथी दल वहां से चुनाव लड़ते हैं, आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम भी वहां पर है, तो बीजेपी के लिए तो बहुत आसान रहेगा कि कांग्रेस ने साफ, क्योंकि हालांकि बाद में उन्होंने वहां पे फपक फपक के रोना भी पड़ा था, लेकिन अगर इस तरह को उसको ट्विस्ट किया जाएगा, चुनाव फिर बीजेपी के लिए आसान नहीं हो जाएगा। इस तरह का एक एप्रीहेंशन भी विरोधी धड़ों के बीच में, हमने जब इस मसले को पिछले 24 घंटे में लोगों से चर्चा की तो ये चीज भी निकल कर गई। इसका क्या तोड़ है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए, उस पूरे इलाके में, खास तौर पर जोशीमठ के इलाके में भी और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियों का एक लंबा काम का इतिहास है। और कम्युनिस्ट पार्टियां वहां लगातार चुनाव लड़ती रही हैं। और आप सोचिए कि चिपको जैसा जो आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे जो व्यक्ति थे वो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे, जो दसियों बरस तक जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख रहे। तो उन्होंने ही असल में वो चिपको के पीछे का पूरा आइडिया उनका था। तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जैसे लोगों का एक इतिहास है, उसी परंपरा के असल में अतुल सती भी हैं, जो वहाँ जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई के संघर्ष के नेता हैं। और इस नाते यही उनकी पहचान है, इसी नाते वो पहचाने जाते हैं। और इसमें तो देखिए, कांग्रेस जब लेफ्ट के साथ नहीं भी है, जहां वो इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ रही है, तब भी उनके बारे में क्या क्या देश भर में कहा जा रहा है, जो कुछ उनके मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ वो भी पढ़ा जा रहा है। तो उधर से क्या कहा जाएगा, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। उधर से क्या बनाने की कोशिश की जाएगी, तब वो आकर के फिर से कह करके देखें कि भाई वहाँ माओवादी आ गए हैं। और उसके बाद तो आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया कि उनको आकर के रोना पड़ा। हमने तब भी कहा था, जिस समय ये सवाल उठा, कि हम अगर वहां खड़े होकर के जमीन बचाने की बात कर रहे हैं तो क्या हम चीन की जमीन बचाने की बात कर रहे हैं? हम तो उत्तराखंड की ही जमीन बचाने की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड का एक शहर यदि इस तरह से अस्थिर हो जाएगा तो इससे क्या देश मजबूत होगा? इससे कौन मजबूत होगा? चीन मजबूत होगा या भारत मजबूत होगा? तो असल में इस तरह के वितंडा से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतुल सती को लोग जनसंघर्षों के, जन आंदोलनों के विश्वसनीय चेहरे के रूप में जानते हैं, और यही चुनाव में उनकी ताकत बनेगा। अब मैकुरी जी, चूंकि आप वहां पे बिहार में पार्टी की तरफ से प्रचार भी कर रहे हैं, मैं एक दो सवाल आपसे और लूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो गढ़वाल के चुनाव में आप लोगों ने बहुत शिद्दत से वहां काम किया, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में जोशीमठ और दूसरे इलाकों में काफी आपने काम किया, आपका खुद का भी वहां काफी दखल रहा है।
क्या गढ़वाल में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है? एक तो देखिए, मेरा ये मानना, भले कांग्रेस के नेता ने माने, कि शुरू से ही कांग्रेस को हम लोग मानते थे कि बहुत ही हल्का चुनाव लड़ रही है, दिग्गज नेता मैदान से बाहर भाग गए थे, चाहे हरीश रावत हो, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, करण मारा हो, कोई नजर नहीं आ रहे थे। बाकी सीटों पे ऐसा लगा जैसे कोई वॉकओवर सा दिया जा रहा हो, लेकिन गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं और फिर आप लोग उनके सपोर्ट में आते हैं, घर घर जाकर के आप लोगों ने भी कोशिश किया, जिन 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 एरियाज में आप लोगों का अच्छा खासा दखल और पकड़ थी, गढ़वाल की सीट को अगर आज देखते हैं तो कहां पे खड़ी है कांग्रेस और बीजेपी, कितने पानी में? क्योंकि पिछले दो चुनाव में पहले 25 से 30% का वोट डिफरेंस था हार और जीत में, पिछले चुनाव में तो 40% के आसपास का डिफरेंस था। क्या गणेश गोदियाल अनिल बलूनी के मुकाबले इस अंतर को पाट सकते हैं? निश्चित ही गढ़वाल लोकसभा में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, तो उस चुनाव को गणेश गोदियाल जी ने जैसे करके पूरे चुनाव कैंपेन को अपना सजाया, और न केवल चुनाव कैंपेन से पहले, चुनाव कैंपेन के दौरान, बल्कि उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पार्टी के लोगों के साथ और बाकी जनता के साथ वो एक दो राउंड मिलने जुलने का काम कर चुके थे। तो इस नाते जब इलेक्शन आया तो उनके लिए थोड़ा आसान हो गया, पूरी कांग्रेस एक तरह से उनके साथ एकजुट हुई। और इसमें जो जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, बद्रीनाथ सीट, उसमें राजेंद्र भंडारी का जाना असल में ये बड़ी विचित्र सी बात है। राजेंद्र भंडारी कोई पहली बार दल बदल नहीं कर रहे थे, वो तो साथ में जब निर्दलीय चुनाव जीते तो खंडूड़ी जी की सरकार में मंत्री रहे और 12 में फिर वापस कांग्रेस में आ गए। लेकिन इस बार जब उन्होंने दल बदल किया तो आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस में लोगों ने ये महसूस किया कि जैसे उनके सीने पर रखा हुआ पत्थर हटा दिया गया हो और भाजपा में गुस्सा पैदा हुआ। तो इस मामले ने भी चुनाव अभियान को बढ़ाने में मदद की। और बाकी जिस तरह से गणेश गोदियाल जी मुद्दों को उन्होंने देश के और उत्तराखंड के हर सवाल पर बात कही और गढ़वाली में वो लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, तो पूरे अभियान को जिस तरह से उन्होंने संचालित किया, उस अभियान ने कांग्रेस को लड़ाई में एक तरह से वो लड़ाई में ले आए और आज के दिन पर वो बेहद मजबूत स्थिति में है गढ़वाल की सीट पर। तो हालांकि अंकिता अंकिता भंडारी हाँ, हत्याकांड, उसके बाद अग्निवीर, ये इन मुद्दों को गणेश गोदियाल ने जिस अंदाज में उठाया, और ये अपने आप में सैन्य स्टेट भी है उत्तराखंड, क्या इन मुद्दों ने भी गढ़वाल में काम किया? जिस मजबूती से इन मुद्दों को विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने उठाया, उसका फायदा भी गणेश गोदियाल को मिल रहा है? निश्चित ही अंकिता भंडारी के हत्याकांड का सवाल और उसमें जो वीआईपी इन्वॉल्व है, जिस वीआईपी के नाम का खुलासा भाजपा की सरकार आज तक नहीं करना चाहती है, तो वो सवाल लोगों के भीतर था। और अग्निवीर तो हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ फौज में जाने की एक लंबी परंपरा है। आप सोचिए कि 1887 में गढ़वाल राइफल बना, उससे पहले से लोग फौज में जाते थे। 1917 में कुमाऊं रेजिमेंट बना, पहला विक्टोरिया क्रॉस गढ़वाल को मिला, दूसरा विक्टोरिया क्रॉस गढ़वाल को मिला। उसके अलावा पहला जो परमवीर चक्र है वो कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में मिला। तो इतना लंबा इतिहास है फौज में जाने का, इतने डेकोरेटेड हमारे लोग रहे हैं, और उसके बावजूद जब ये फौज की नौकरी एक तरह से ठेके की फौज और भाड़े के सैनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये लोगों में और खास तौर पर नौजवान हिस्से में बेरोजगारी, और उसमें ये अग्निवीर एक तरह से इसने लोगों को उद्वेलित भी किया, नौजवानों को भी उद्वेलित किया और तमाम आम जनता को भी उद्वेलित किया। और ये सवाल पूरे न केवल गढ़वाल लोकसभा सीट में, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों में बना। और ये जरूर बात थी कि शुरुआती दौर में, शुरुआत में तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि शुरुआत में तो ये माना जा रहा था कि भाई यहाँ तो एक तरफा मामला है, बाकी देश में जो स्थिति हो, लेकिन उत्तराखंड में एक तरफा है। फिर गढ़वाल लोकसभा सीट से शुरू हुआ कि नहीं साहब, गढ़वाल लोकसभा सीट में तो मामला एक तरफा नहीं है। और उसके बाद उत्तराखंड की लगभग सभी लोकसभा सीटों में एक आध दो अपवाद छोड़ करके मामला बहुत तेजी के साथ लड़ाई है। और आज की तारीख में ये संघर्ष है, मुकाबले की सीटें, एक तरफा मामला ज्यादातर सीटों पर नहीं है। इंद्रेश मैक्रू जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चूंकि आप बिहार की सरजमीन पर है। बिहार में मेरे ख्याल से, मुझे अगर सही से अंदाजा, तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसको आप मुझे करेक्ट भी करिएगा। कितना मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नंबर 1, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल मिलकर के, यानी इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से वहां मुकाबला बीजेपी का कर रहा है, एनडीए का कर रहा है? क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए को गई थी। अब जब वहां पहुंचे हुए हैं तो जमीन पर उतरकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ ये आपका बिल्कुल सही जानकारी है कि भाकपा माले यहाँ 3 सीटों पर बिहार में आरा, काराकाट और नालंदा पर लड़ रही है, और एक उपचुनाव विधानसभा का हमको यहाँ भी लड़ना पड़ रहा है अगियाओं में।
वहाँ हमारे नौजवान विधायक थे मनोज मंसल, जिनको एक फर्जी मामले में फंसा करके सजा करके जेल भेज दिया, उनकी विधायकी खत्म हो गई, उसको पार्टी हाईकोर्ट में लड़ रही है, लेकिन वहाँ भी उपचुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ भाकपा माले की जो अपनी ताकत है वो लगातार जमीन पर है, मेहनत कशों की, गरीबों की, मजदूरों, किसानों की, समाज के तमाम वंचित तबकों की पार्टी भाकपा माले है, उनके संघर्षों की, उनकी लड़ाइयों की पार्टी भाकपा माले है, और उन्हीं के लिए संघर्ष करने वाले हमारे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ हैं। और उसके अलावा झारखंड में एक सीट कोडरमा भी हम लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के प्रचार अभियान में भी अगले 2-3 दिन में मैं जाऊंगा। तो यहाँ बेहद मजबूती के साथ भाकपा माले और उसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और निश्चित ही जो 2019 का नज़ारा था वो नज़ारा एकदम उसके बदलने जा रहा है, और एनडीए का खेमा पूरी तरह से हताश, पस्त हालत में है, उसकी हालत खराब है। वो हालत पूरे देश में भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो यहाँ जमीन पर भी दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग नीतीश कुमार के पलटने से जिस तरह के हालात पैदा हुए उससे भी लोग बेहद आक्रोश में हैं। और जिस समय महागठबंधन की सरकार रही 17 महीने की, तो नौजवानों को रोजगार मिला, बड़े पैमाने पर 3 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है तो वापस फिर नौजवानों पर लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम गरीबों दलितों के घरों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि या तो इस सत्ता पर बुलडोजर चलाना होगा, वरना ये हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे घरों पर, हमारे सपनों पर बुलडोजर चलाएगी। ये जमीन पर लोग महसूस करते हैं। इंद्रेश मैक्रू जी, हम लोगों से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। आप पटना में चुनाव प्रचार के दौरान हैं और आप अपने चुनाव प्रचार में लगे रहिए। और जिस तरह से इंद्रेश मैक्रू जी ने कहा कि गढ़वाल में जिस तरह गणेश गोंदियाल ने चुनाव लड़ा है और उसके बाद उसका असर बाकी 4 सीटों पर भी पड़ा कि जिस कांग्रेस को शुरू में सुस्त समझा जा रहा था, हरीश रावत जी ने तो खुद सुस्त और आलसी भी कह दिया था, वहां भी उन सीटों पर भी मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहा है, ये इंद्रेश मैक्रू जी का कहना है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र है जहां उपचुनाव होना है, अगर वहां से वामपंथी दलों को सीपीआईएमएल की तरफ से अतुल सती को अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है और उनको मैदान में उतारा जाता है, तो जो दल बदल का जो दाग है जो उत्तराखंड में बार बार देखा जा रहा है उसको धुलने की कोशिश की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया गठबंधन को मजबूती से मिलकर चलने का वक्त है। ये वक्त अकेले कांग्रेस का चलने का नहीं है। भले ही पिछले 4 चुनावों में, 5 चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर लड़ती रही हो, लेकिन अब जरूरत यह है, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव है वो इंडिया गठबंधन बना करके आगे बढ़ रही है, तो इसको कम से कम इंद्रेश मैक्रू जी कहते हैं कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको आगे के चुनाव में भी ले जाना चाहिए। इससे और मजबूती से विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज को शेयर भी करिए। नमस्कार।